हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके भविष्य में आपके लिए नए अवसर प्रदान करे, जिससे आप अपनी सफलताओं को अच्छे से प्रदान कर सकें और आप निरंतर अपनी सफलताओं के पीछे प्रयास करते रहें। तो सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स के बारे में, यानी कि जो भार होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और उन्हें भी जल्दी जल्दी क्लास में जोड़ लें। तो इससे पहले कि फ्रेंड्स वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आपका इसके पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था वहाँ पर आपको जो आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता है आपका जो व्यास होता है, जो आपका शाफ्ट का जो डायमीटर होता है उसको निकालना मैंने वहाँ पर सिखा दिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़रूर 5 नंबर का एक पूछा जाता है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। ये जो आपका चैप्टर सेकंड है डिज़ाइन फेलियर, इसी का एक लास्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको इस चैप्टर का और प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर आपको जो आपके थ्योरीज ऑफ फेलियर्स जो होते हैं उसके जो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, आने वाली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लोग अभी आज पहली बार जुड़े हैं हमसे, और अपने सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो लोड्स तो आप जानते ही होंगे लोड क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं उसके क्लासिफिकेशन। तो देखिए, भारों का जो वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स जो होता है वो कई बेसिस पे किया जाता है। जैसे बल के जो आपका फोर्स होता है उसके डायरेक्शन के आधार पर, कहने का मतलब है कि जो हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो फोर्स जो लग रहा है वो किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी कि फोर्स कितने पार्ट में बट रहा है उसके आधार पर, और जो हमारा फोर्स है उसकी परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी कि फोर्स लगाने के बाद वो कहाँ कहाँ परिवर्तित हो रहा है। इन सभी कंडीशन में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है लोड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि बलों की परिवर्तनशीलता के आधार पर जो फोर्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये आपका 5 नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है। ये आपके थ्योरी पर्पज से, बाकी जो स्टूडेंट्स मॉस पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है डेड लोड, यानी कि इसको हम अचल भार बोलते हैं। तो बलों की परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी कि जो हमारा लोड है उसको उसके परिवर्तनशीलता के आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है डेड लोड। अब डेड लोड क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पर जैसे कि आपका लिखा गया है कि जो भार समय के साथ सदैव स्थिर परिमाण और स्थिति वाले होते हैं अचल भार कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लोड जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं वो हमारे अचल भार कहलाते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि ये मान लीजिए कोई आपका लोड है, ये इसको यहाँ पर रख दिया गया। अब ये क्या करे कि अपनी जो स्थिति है उसको परिवर्तित ना करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, ये एज इट इज यहाँ पर रखा रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेड लोड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऐसे भारों का समय के साथ मान नहीं बदलता है। कहने का हमारा मतलब है कि मान लीजिए आप ये लोड रख देते हैं। अब ये क्या है कि
समय के साथ ये ना बदले, आप जैसे रख दिए हैं वैसे रखा रहे 1 साल 2 साल या 10 साल, तो ये आपका डेड लोड होता है। कहने का मतलब हमारा है कि ऐसे लोड जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो हमारे डेड लोड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल जैसे आपकी बीम हो गई, जो आपके खंभे हो गए, ये क्या है कि एक बार इनको जहाँ पर रख दिया जाता है वो वहाँ से हिलते नहीं हैं, तो वो हमारे क्या हैं, डेड लोड कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेड लोड क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है लीव लोड, जिसको हम हिंदी में चल भार कहते हैं। चल मतलब है चलने वाला, यानी कि ऐसे भार जो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं वो आपके लीव लोड कहलाते हैं, या इसी को हम चल भार कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चल मतलब ऐसे आप समझ लीजिए चलने वाला। ठीक है, चल मतलब चलने वाला। आपको ऐसे इजी समझ में आ जाएगा कि ऐसे भार जो समय के साथ अपनी परिमाण और स्थिति को बदलते रहते हैं वो आपके लीव लोड कहलाते हैं, चल भार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसी पुल के ऊपर से जब कोई वाहन गुजरता है तो उस समय जो भार होता है वो आपका लीव लोड कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका ये पुल है, अब यहाँ से आपका कोई ट्रक गया तो क्या है कि समय के साथ परिवर्तित, पहले लोड यहाँ था, फिर ट्रक यहाँ गया, धीरे धीरे कर कर वो इस पुल को पार कर गए, तो ये आपका होता है लीव लोड, या इसी को हम कहते हैं चल भार। ऐसे भार जो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं और अपने परिमाण को परिवर्तित करते हैं वो आपके लीव लोड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप परफेक्ट लिख सकते हैं कि पुल के ऊपर से जो वाहन गुजरते हैं वो हमारे लीव लोड या चल लोड यानी कि चल भार के एक परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप्स से हो गया। तो हमने यहाँ पर अभी तक सीखा कि बलों की परिवर्तनशीलता के आधार पर जो आपके बल होते हैं, वो जो आपके लोड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डेड लोड या अचल भार, यानी कि ना चल सकने वाला भार। जो भार समय के साथ अपनी परिमाण और स्थिति को परिवर्तित नहीं करते हैं वो आपके चल भार कहलाते हैं, अचल भार कहलाते हैं। जैसे आपका धरन स्तंभ हो गया, आदि हो गए। कि लीव लोड क्या होते हैं, चल भार। तो चल भार क्या होते हैं कि जो भार समय के साथ अपने परिमाण और स्थिति को बदलते हैं वो लीव लोड कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमने पढ़ा, पुल के ऊपर से गुजरने वाले भार। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अवयवों के अक्षों के सापेक्ष स्थिति के आधार पर जो भार होते हैं उनको भी यहाँ पर 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। अब पहला आपका टाइप आता है एक्सियल लोड या अक्षीय भार, इसको हिंदी में कहते हैं। अब एक्सियल लोड क्या होते हैं ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि यदि कोई भार किसी अवयव की लंबाई के अक्ष पर या लंबाई की अक्ष के समांतर दिशा में कार्य करता है तो ऐसे भार को अक्षीय भार कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। तो अक्षीय भार क्या होते हैं, पहले इसका फिगर यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। तो जैसे कि आपकी लाइन कहती है कि ऐसे कोई भार किसी अवयव की लंबाई के अक्ष पर कहने का मतलब है कि कोई आपका ये है। अब इसकी जो एक्सिस होगी, बीच वाली लाइन जो मिडिल लाइन होती है वो आपकी अक्ष कहलाती है। तो वही ये लाइन कहती है कि यदि कोई भार किसी अवयव की लंबाई के अक्ष पर या लंबाई की अक्ष के समांतर, यानी कि लंबाई के अक्ष पर हो या इसी के समांतर हो, तो वो आपका एक्सियल लोड कहलाता है। अब एक्सियल लोड भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सेंट्रल लोड, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय भार। केंद्रीय भार का मतलब है कि जो उसके एक्सिस से ही होकर जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ऐसे भार जो अवयव की लंबाई के अक्ष पर ही स्थित होते हैं। देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सेंट्रल लोड होता है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही कैसे समझें। देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे भार जो अवयव की लंबाई के, ये जो आपकी मान लीजिए आपका कोई पार्ट है, ठीक है, इसका जो एक्सिस है इसी के जो समांतर लगता है, इसी के जो बराबर लगता है, इसी के जो सेंटर पर लगता है वही हमारा सेंट्रल लोड कहलाता है, अक्षीय भार कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका
केंद्रीय भार क्या होता है, सेंट्रल लोड क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका टाइप यहाँ पर आता है। तो आपके जो आपके एक्सियल लोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका केंद्रीय भार होता है, दूसरा आपका उत्केंद्रीय भार होता है। उत्केंद्रीय भार क्या होता है कि ऐसे भार जो क्या है कि जो आपका अवयव है उसकी एक्सिस से ऊपर लगते हैं या नीचे के लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि वो अवयव के अक्ष पर नहीं लगते हैं, उसे ही हम इसेंट्रिक लोड कहते हैं, उत्केंद्रित भार कहते हैं। तो केंद्रीय भार क्या होते हैं, जो अवयव की अक्ष के समांतर ही लगते हैं वो आपके केंद्रीय भार कहलाते हैं, यानी कि सेंट्रल लोड कहलाते हैं। और आपके उत्केंद्रीय भार क्या होते हैं कि जो अवयव के अक्ष के समांतर नहीं लगते हैं, यानी कि उसके सही लगते हैं, वो आपकी इसेंट्रिक लोड कहलाते हैं। इसेंट्रिक माने इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भार सेंटर पे ना लगे, समझने के लिए। बाकी आप इसकी डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केंद्रीय भार क्या होते हैं, उत्केंद्रीय भार कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। केंद्रीय भार जो उसके एक्सिस पर ही लगें, और उत्केंद्रीय भार क्या है कि या तो एक्सिस के ऊपर लगें या एक्सिस के नीचे लगें, लेकिन एक्सिस पर ना लगे, वो आपके उत्केंद्रीय भार होते हैं। तो नेक्स्ट आपका डिवाइड किया गया है अनुप्रस्थ भार, इसी को हम ट्रांसवर्स लोड भी बोलते हैं। अब ट्रांसवर्स लोड क्या होते हैं, अनुप्रस्थ भार क्या होते हैं, इसको भी फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई भार किसी अवयव की लंबाई की अक्ष के लंबवत कार्य करता है तो उसको हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई हमारा लोड होगा वो अवयव की लंबाई के लंबवत, जैसे यहाँ पर कार्य करे, उस पर क्या कहे, लंबवत कार्य करे, तो वो आपका अनुप्रस्थ भार कहलाता है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी है। जो अवयव की लंबाई के अक्ष के लंबवत कार्य करे वो आपका अनुप्रस्थ भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है तार के प्रभाव के कारण उसमें उत्पन्न प्रतिबलों के आधार पर जो भार होते हैं वो यहाँ पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इनको भी समझ लेते हैं। अब आपका टेंसाइल लोड क्या होता है, इसी को आपने पढ़ा होगा हिंदी में तनाव भार। अब तनाव क्या होता है, टेंसाइल क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि दो भार लग रहे हैं एक अवयव पर, उसको क्या है, दूर करने का, दोनों सिरों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके तनाव भार क्या है, तनाव भार होते हैं, टेंसाइल लोड होते हैं। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जब किसी पार्ट के दोनों सिरों पर फोर्स कार्य करते हैं और वो जो फोर्स लगेंगे वो दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे भार को हम टेंसाइल लोड कहते हैं, तनाव भार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि जब कोई अक्षीय भारों का युग्म, यानी कि देखिए जो लोड लगे वो एक्सिस पर लगे। एक्सिस का मतलब है कि बीचों बीच से लगे, ना कि ऊपर से, ना कि नीचे से। तो इसको भी आप अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ड्रा भी कर रहा हूँ कि जब कोई अक्षीय भारों का युग्म माने जोड़ा, यानी कि एक इधर से भी लगे तो एक इधर से भी लगे। ये मत करिएगा कि इधर फोर्स लगा दे इधर ना लगाए, नहीं, आपको दोनों तरफ बराबर का फोर्स लगाना है। तो जब कोई अक्षीय भारों का युग्म किसी अवयव के दोनों सिरों पर कार्य करता है या कार्यरत होता है तो उसके दोनों सिरों को दूर करने का प्रयास करता है। इधर को खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, दोनों सिरे एक दूसरे से क्या करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे भार को ही हम तनाव भार कहते हैं। और जो ऐसे बल होते हैं वो क्या करते हैं कि अवयव की लंबाई में वृद्धि करते हैं और उसमें तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। अब पूरा यहाँ पर माजरा समझ लीजिए, मैटर समझ लीजिए कि होता क्या है। टेंसाइल लोड मीन्स कि जब किसी अवयव के दोनों सिरों पर एक समान फोर्स लगता है और उसके दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करता है, तो ऐसे भार को हम तनाव भार कहते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा अवयव होता है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम तनाव
प्रतिबल कहते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेंसाइल लोड क्या होता है। नेक्स्ट टाइप इसका समझ लीजिए कंप्रेशन लोड। आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्रेशन माने क्या है, दबाना। तो कंप्रेशन लोड ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जब किसी अवयव के दोनों सिरों को किसी भार में युग्म के साथ यानी कि समान भार के साथ उसके दोनों सिरों को आपस में मिलाने का प्रयास किया जाता है या उसको निकट लाने का प्रयास किया जाता है, तो वो आपका कंप्रेशन लोड कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा भी गया है कि जब किसी अवयव के दोनों सिरों पर कोई बलयुग्म आरोपित हो, बलयुग्म माने बल का जोड़ा, मतलब आपको इधर से भी फोर्स लगाना है, इधर से भी फोर्स लगाना है, और अवयवों के दोनों सिरों को निकट लाने का प्रयास करें तो ऐसे बल को हम कंप्रेशन लोड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो टेंसाइल माने क्या हो, टेंसाइल में आप क्या करोगे, इसके दोनों सिरों को एक समान बल युग्म से आप खींचोगे तो वो आपका टेंसाइल लोड कहलाएगा। और यहाँ पर कंप्रेशन लोड में जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसके दोनों सिरों को आप आपस में, इनके दोनों सिरों को आप दबाने का प्रयास करोगे तो ये आपका कंप्रेशन लोड होगा। नाम भी आपने सुना होगा, कंप्रेस कर देना यानी कि दबा देना। नेक्स्ट आपका आता है शियर स्ट्रेस। अब शियर लोड या इसी को हम कर्तन भार कहते हैं। तो कर्तन भार क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका लिखा है कि जब किसी अवयव के ऊपर लगने वाले भार युग्म एक दूसरे के समांतर हों किंतु एक रेखा में ना हो। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन पहले पढ़ लेते हैं कि जब किसी अवयव के ऊपर लगने वाला जो भार युग्म हो यानी कि जो आपका फोर्स लगे वो क्या हो कि समांतर हो किंतु एक रेखा में ना हो। जैसे कि यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए कि जो आपका लोड यहाँ पर लग रहा है इधर को भी उतना लग रहा है, इधर को भी उतना लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि आपस में क्या है, एक रेखा में नहीं। ये इधर अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या है, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप अवयवों की तल एक दूसरे पर सरकने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का हमारा मतलब है यहाँ पर कि जब देखिए यहाँ पर आपके क्या हैं कि दो छोटे छोटे पार्ट्स रखे हैं और इन छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डायरेक्शन में समान फोर्स लगाया जाता है। समान फोर्स लगाकर आप खींचेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि देखिए यहाँ पर पहले ये वाला पार्ट समान था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब फोर्स लगाकर हमने खींच ले, इधर वाले को फोर्स लगाएंगे तो ये इधर को आएगा, इधर वाला फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे पर सरकने की प्रवृत्ति रखने लगेंगे तो वो आपका शियर लोड कहलाएगा, कर्तन भार कहलाएगा। इसको आप इसके सहायता से अच्छे से समझ लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जब कोई दो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हों और उन दोनों पार्ट्स में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो लेकिन जो फोर्स लगे वो समान हो तो वहाँ पर क्या है कि कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि वे एक दूसरे पर सरकने की प्रवृत्ति रखने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि पहले यहाँ पर बराबर था, जब फोर्स लगाकर इसको इधर खींचा गया, इसको इधर खींचा गया तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये देखिए ये दोनों आपस मतलब एक दूसरे पर फिसलने लगे तो ये आपका शियर लोड कहलाता है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सभी लोग यार एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर आप ज़रूर करेंगे। और चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इसके बाद आपकी एक और जो चैप्टर सेकंड है यहाँ से आपको एक और न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिलने वाली है, जहाँ पर हम थ्योरी ऑफ फेलियर के जो इम्पोर्टेंट जो 5 नियम हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट भी जरूर कर दें। पीडीएफ वाले देख लें, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।